आप बात कर लेते हैं एलाइज की। पहले अब जरा इंडिया गठबंधन के जितने साथी हैं उनकी हम लोग बात कर ले। तो प्रमुख साथी इंडिया गठबंधन के सर मुझे बताते चले। बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव। पहले यूपी कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। समाजवादी पार्टी पहले, हाँ ठीक है, समाजवादी सपा, मैं वैसे लिख रहा हूं, समाजवादी पार्टी, उसके बाद आरजेडी, और मुझे बता दीजिए मेजर प्लेयर शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, और ममता बनर्जी। हालांकि वो मान नहीं सकते इंडिया गठबंधन में, इसलिए मैं उनको गिन रहा हूं, केवल नाम के लिए हैं। अब वो 1 तारीख की मीटिंग में नहीं आ रही, बताइए। ये भी चलिए पहले यही डिस्कस कर ले। ये मजाक बना के रख दिया इस गठबंधन का इन्हीं नेताओं ने खुद ही। हर बार ये होता है, कांग्रेस पार्टी एक मीटिंग रखती है। अब 1 तारीख को एक मीटिंग रखी थी, और मीटिंग का मुद्दा भी बड़ा दिलचस्प है साहब। 1 तारीख को सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया टीवी भी करेगा एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल वाले दिन, फाइनल राउंड की वोटिंग के दिन, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग का एजेंडा एग्जिट पोल को डिस्कस करना है। और देखो सरोज, क्या डिस्कस करेंगे? बात क्या है, 1 तारीख को तो वोटिंग होने वाली है। बंगाल में मतदान हो रहा है, उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। वो एग्जिट पोल पर स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं। हाँ। हर बार क्या किया जाता है मैं बता देता हूं। हर बार ये होता ये है, चाहे स्टेट का इलेक्शन हो चाहे नेशनल इलेक्शन हो, एग्जिट पोल वाले दिन विपक्ष ये कहता है, क्योंकि जहां ज्यादातर एग्जिट पोल में बताया जाता है भाजपा जीत रही है, तो वो ये कहते हैं कि ये माहौल बनाने के लिए किया जाता है। ये एग्जिट पोल से माहौल बनाओ ताकि काउंटिंग वाले दिन कुछ गड़बड़ कर डाले। तो इसके लिए वो स्ट्रेटेजी बनाना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगी भाई, मैं अभी मेरे चुनाव में लगी रहूंगी मैं। और इसलिए उनके सारे एलाइज कह रहे हैं ममता नहीं आ रही है तो मीटिंग ड्रॉप करो। मैंने पहले कितनी बार भी हो चुका। मैंने आपको एक चीज कहा था, जो कि विपक्षी खेमे में यह भी है कि यदि नरेंद्र मोदी जीत करके आ जाते हैं तो बेशक वो सिविल वार की तरफ जाए, लेकिन हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो जब ऐसी मानसिकता, विपक्ष इस मानसिकता से दबा हुआ हो, इस मानसिकता से, ये मैंने, भगवान न करे ये सही हो, लेकिन 1-2 पत्रकारों से बातचीत में ऐसा आया कि इस ढंग का माहौल बनाने में बेसिकली वो रिजल्ट्स को डिस्प्यूट करेंगे ना। हाँ, रिजल्ट्स नहीं मानेंगे। आपने देखा कल कपिल सिब्बल ने कहा कि आपको जो ईवीएम मशीन को लेकर के ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर चुनाव आयोग ने एक जारी किया, ये रिलीज जारी किया, कहा कि भाई जो मैनुअल 16 है, मैनुअल 14 है, वो उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ों का जिक्र किया हुआ है, इसलिए जो कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं वो निरर्थक बातें हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सभी जो चुनाव में भागीदार लोग हैं, यानी कि जो कैंडिडेट है, उनको सब चीज़ें सब दिया हुआ है। मैं फिर भी कहता हूं कपिल सिब्बल तो कम से कम जो बात कह रहे हैं संविधान के दायरे में कह रहे हैं ना। उन्होंने यही तो कहा कि भाई मेरे पास सारा पोलिंग का डेटा है। हाँ। मैं बूथ वाइज उसको लगा दे रहा हूं। हाँ। और आप लोग 4 जून को उसको आप टैली कीजिएगा। हाँ। हाँ। तो इसमें चलिए ये तो अपने फिर भी मान लिया। हाँ। मगर आपने जो बात की वो बड़ी है कि रिजल्ट्स के ऊपर डाउट करना, शक पैदा किया जाएगा 4 जून को। आप देख रहे हैं, आप शशि थरूर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी आज ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं। ये मुझे बहुत दुख पैदा करता है, हैरानी पड़ती है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और वह भी यो लालू की भाषा बोले, राबड़ी देवी की भाषा बोले। मैं उस रूप में कह रहा हूँ, वो लैंग्वेज, पॉलिटिकल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। वो खतरनाक है इस नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, देखें ईवीएम की कहानी हो गई पुरानी, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दिया उस पर ताला, उस ईवीएम को तो छोड़ दिए, साइड में रख दीजिए। लेकिन जहां तक पोलिंग उनके डेटा, कितना वोट पड़ा, इस सब का, तो इसमें तो मैं मानता हूं इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है सर। आपने मौका दिया दूसरे को बोलने का, आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो जवाब दिया है पहले दे देते। जो आपने डेटा अब बाद में डाला है सुप्रीम कोर्ट का, वो आप पहले डाल देते। क्यों आपने मौका दिया विपक्ष को बोलने का कि 1 करोड़ 40 लाख वोटर कहां से आ गया? मैं एक चीज इस पर जिक्र कर देना चाहता हूं। देखिए, कई बार ये भी होता है ना कि आप जो दबाव बनाना चाहते हैं ना, हम उसके अनुसार काम नहीं करेंगे। इतना बड़ा देश है, 10.5 लाख पोलिंग बूथ हैं इस देश में, 10.5 लाख, 97 करोड़ वोटर्स हैं। एक समय जब एक फेज में वोटिंग होती है तो 3 फ्रांस वोट कर रहा होता है, 3 यूनाइटेड किंगडम वोट कर रहा होता है इस देश में। समझ रहे, आप मैग्नीट्यूड को समझिए। आप कह सकते हैं कि पहले भी तो करता था, लेकिन पहले फाइनल डेटा 2 दिन में नहीं आती थी। मैं फिर कह रहा हूं, 3 दिन लग जाते थे, उसको भी रिवाइज करती थी। ओके, छोड़ लेकिन चूंकि कंट्रोवर्सी इस पर ज्यादा हो गया है। मुरागी साहब ने जो बात की बहुत सीरियस बात है। वो कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि 4 जून के बाद, 4 जून को विपक्ष नतीजों को नहीं मानेगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कभी।
मतलब ईवीएम की राग जिसने भी गाया हो, नतीजों वाले दिन तो सब स्वीकार कर लेते हैं। नहीं है कि ऐसा कुछ जो है होने जा रहा है कि विपक्ष नतीजों को नहीं मानेगा। पहले भी असेसमेंट हुआ है कि कितने उनके आने जा रहे हैं, और ऐसा भी कोई हमने इंसिडेंट नहीं देखा इस पूरे चुनाव में जहाँ पे ब्लेटेंटली ऐसा लग रहा हो कि जो है एक आध इंसिडेंट ईवीएम तोड़ने के हुए हैं, उसमें कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन ऐसा कोई ब्लेटेंट इशू नहीं दिख रहा जहाँ पे ईवीएम से कोई गड़बड़ी की जो है। और राहुल गांधी ने तो नतीजे स्वीकार करके 19 में पद त्याग दिया था कांग्रेस के प्रेसिडेंट का। ऐसा नहीं होगा, तो स्वीकार तो किया है, वो भी करते हैं नतीजों वाले दिन। विपक्ष की दो तैयारी, 4 जून को परिणाम आने के बाद एक हार का ठिकरा किस पे फोड़ना है, ये होगा, और दूसरा ये होगा कि गले में किससे घंटी बांधना है। मल्लिकार्जुन खड़गे गले में कांग्रेस हार का ठिकरा अगर ईवीएम पर फोड़ा तो मतलब आप नतीजे नहीं मान रहे। बिल्कुल, और उसी पे फोड़ेंगे। ये चुनाव आयोग को दोषी बताएंगे, ये कहेंगे कि 19 अप्रैल को पहले दिन का मतदान हुआ था, पहले फेज का, उसके 11 दिन के बाद चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत जारी किया है, 1.25 करोड़ जो वोट बढ़ गए हैं, वह उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम पहले से कहते थे कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, यह स्क्रिप्ट तय हो चुकी है कांग्रेस की, और 4 जून को इस स्क्रिप्ट को मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये सब साथ बैठेंगे और ये कहेंगे कि चुनाव आयोग के कारण हो रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ऐसा हुआ। बिल्कुल होगा, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में हारने जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो, नतीजों को हर कोई स्वीकार करे। भाई नतीजे ये तो अभी आप लोग अपना आंकलन दे रहे हैं ना, आप तो अब मैं फिर अजीत पवार, देश के लोकतंत्र के चुनाव, मैं फिर अजीत पवार की बात दोहरा देता हूं, ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाएंगे इस चुनाव में क्या हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है अभी अनुमान लगा रहे हैं हम, गलत हो सही हो अलग बात है, लेकिन जिसके भी पक्ष में जाए 4 जून को सब लोग उसको स्वीकार करें। कोई भारी मन से स्वीकार करेगा, कोई लड्डू बांट के स्वीकार करेगा, लेकिन मानना नतीजे सबको पड़ेगा। और हम गलत हुए तो भाई हमको ही मानना पड़ेगा। आज अगर यहाँ हमारे भाजपा को, तो गलत हुए तो हम भी कहेंगे गलती हुई। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा उनके जो यूट्यूबर और सोशल मीडिया के जो पहलवान हैं, जो उनके लिए नैरेटिव खड़ा करते हैं, जिनको जो पत्रकारिता से और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड से, जिनको नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद वो हाशिए पर खड़ा किया गया है, वो इस प्रकार की चीज़ों में ज़्यादा आपको शामिल होते हुए मिलेंगे। आपने उनको किसान आंदोलन के समय बहुत एक्टिव देखा था, आपने उनको सीए मूवमेंट के समय एक्टिव देखा था, आपने शाहीन बाग खड़ा करने में उनकी जिम्मेदारी को देखा था, किस प्रकार से एक्टिव होकर के वो आंदोलन नरेंद्र मोदी के खिलाफ सिविल वॉर की तरफ ले जा रहे थे। मुझे लगता है कि वैसी ही चीजें जो है ये लोग फिर करने की कोशिश देखते हैं सर, लेकिन देश देख रहा है। पता है नरेंद्र मोदी वहां बैठे हैं, तब तक अमित शाह बैठे हैं, तब तक ये सब कुछ होने वाला। जरा आप सर अब यूपी की बात कर ले। अब जरा हम इंडिया गठबंधन के अलायंस को डिस्कस चुन रहे थे, तो आपने चुना की एक एसपी है, आरजेडी है। हाँ, एसपी आरजेडी, शरद पवार डीएमके है सर, इंडिया गठबंधन। शरद पवार डीएमके, यूपी से शुरुआत कर रहा हूं। चलिए साहब, यूपी से अमित शाह और अखिलेश यादव 2 दावे सुना रहा हूं आपको। अमित शाह कह रहे हैं कांग्रेस की 4, अखिलेश यादव 5 सीटें जो आई थी वो आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और बाकी बची सब हमारी। अखिलेश यादव ने 2019 में भी यही कहा था कि एक मोदी की बाकी हमारी, इस बार भी वो यही कह रहे हैं एक मोदी की बाकी हमारी। सुन लेते हैं जरा दावा अमित शाह और अखिलेश यादव का, फिर यूपी की बात करेंगे। अब न जाने कौन सा भाषण वो दे रहे हैं, उनकी पुरानी कहानी को कोई अब सुनना नहीं चाहता है, और जब वो चुनाव हारने लगे हैं, तो न केवल अपना भाषण बदल रहे हैं, बल्कि आप देखिए मंचों पे वो थर-थर कांपने भी लगे हैं। लगा था कि इस बार 80 सीटों में 1 सीट पर लड़ाई है, लेकिन जब से बनारस और आसपास चुनाव में देख रहा हूं, जो माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार बीजेपी के हाथ से 80 की 80 सीटें जाने वाली हैं। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं,
आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है। मुझसे भूल हो गई, अमित शाह जी ने कहा था कांग्रेस की 40, अखिलेश यादव की 4 आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अब उन्होंने, अच्छा अखिलेश यादव पहले कहते थे एक शायद क्योटो काशी जीत जाएंगे, वो भी उन्होंने गायब कर दिया। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं बनारस का माहौल देख आया हूं, बनारस का माहौल बता रहा है कि सब गया। देखिए सर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, अच्छी संगत में रहना चाहिए। तो अखिलेश यादव तो आजकल राहुल गांधी के संगत में है, अखिलेश यादव आजकल अरविंद केजरीवाल की संगत में है। तो राहुल गांधी की संगत का असर ऐसा हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं। जैसे राहुल गांधी अपनी सीटों के बारे में कहते थे, अरविंद केजरीवाल जब गुजरात में जाते तो कहते हैं कि आईबी से हमें इंफॉर्मेशन मिली है गुजरात में हमारी सरकार बनने जा रही विधानसभा की। तो ये वैसे ही है कि जैसे अरविंद केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं 80 में 80, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानेगा। बीजेपी कहती है 80 में 80, आप मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। देखिए तो उसके पास पहुंच गई है ना, 72 सीटें जीत चुकी है। 80 के 80 बिल्कुल। सपा की सीट बता दीजिए मुझे यूपी में। देखिए, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी, आजमगढ़, ये दे रहे हैं आप सपा को? मैं मानता हूं कि ये सपा के 5 सीटें, 4 5 सीटें। 5 असर बताइए जरा। अब मैं इसमें और थोड़ा सा 4 कह रहे हैं, अमित शाह 4 कह रहे हैं। 1-2 चीजें और बता देता हूँ। जैसे बीएसपी ने पिछली बार 10 सीटें, मतलब आप मान लीजिए 10 सीटें जीती थी, तो ऐसा नहीं है कि वो सीटें बहुत आसान हैं। 10 सीटों में बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, ये सारी, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर, ये सारी सीटें हैं और कोई नहीं मानता कि आसान मतलब लड़ाई है यहाँ पे। इसके अलावा लगभग 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर आप मान लीजिए कि 15,000 या फिर 13,000 या 9,000 इस तरह की वोट परसेंटेज जो थी उससे चुनाव जो है जीता गया। तो ये सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें संशय बना हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि मेरा जो आंकलन है, मैं ये मानता हूँ 65 से 70 सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। 65 से 70, 65-70 मतलब आप 10 से 15 सीट दे रहे हैं। मैं कांग्रेस 70 अगर मैं बोलूं 10 से, आपने कांग्रेस को 1 सीट दी है मात्र। हाँ, 1 सीट दी है, तो बाकी सारी आप सपा को दे रहे हैं। मतलब सपा की बात कर रहा हूँ, सपा जीत सकती है, 14 सीटें तक जीत सकती है। 14 सीटें सपा को, 4 बोल रहे हैं अमित शाह। मुझे 65 से 70 बोला है तो 5 सीटों का इधर उधर है। देखिए, मुझे नहीं लगता है समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिला करके, कांग्रेस मिला करके अधिकतम जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो 10 सीटें जाएगी। अधिकतम मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ 70 से ज़्यादा के आंकड़े पर रहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके 2 कारण मैं आपको बता रहा हूँ। जो पिछली दफ़ा का जो सोशल कोएलिशन था, उससे बेहतर सोशल कोएलिशन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बनाया था। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक ऐसा गठबंधन था जिसमें दलित, मुसलमान और ओबीसी, यादव खास करके एक एन ब्लॉक वोटिंग कर रहा था उस समय उनके लिए। इसके बावजूद भी 62 के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी रुक गई। मुझे लगता है उस समय आरएलडी भी, आपको ध्यान में होगा कि आरएलडी भी उनके साथ था। आज के दिन में ना आरएलडी है, आज राजभर की पार्टी भी इनके साथ है, अनुप्रिया पटेल उस समय भी थी, आज भी है। और नए सोशल कोएलिशन भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में अपने बल पर 65 से कम सीटें आएंगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये 65-70 मैंने फिर कहा कि सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी 70 से 72 सीटों के बीच में रहेगी। अरे ठीक है, मुझे सपा की सीटें जाननी है। सपा की सीटें मैक्सिमम 4 से 5 सीटें आएंगी। मैंने 5 बोला है आपको, मुरादाबाद मैंने नाम दे दिया आप। 2019 का अगर लोकसभा चुनाव देखें ना सर, 2 पति पत्नी लोकसभा में पहुंचे थे, हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल। एक बठिंडा से जीती थी, एक फिरोजपुर से जीती थी। तो लोग उनसे पूछा गया था कि अकाली दल का प्रदर्शन इतना बुरा क्यों रहा, तो उन्होंने कहा था कहाँ बुरा रहा, हम दोनों पति पत्नी जीते हैं, कितना बढ़िया प्रदर्शन किया हमने। तो आज 2024 में ही 2 पति पत्नी पहुंचने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी का जब पत्रकार वार्ता होगी तो अखिलेश यादव ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, मैनपुरी से डिंपल जीती है और कन्नौज से मैं जीता हूं। 2 लोग पहुंचे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। आप देख लेना, समाजवादी पार्टी के 2 सीट पहुंचने वाले पति पत्नी। इसके अलावा तीसरी सीट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी नहीं, फाइट में जरूर है लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। 2 सीट मात्र आप 2 सीट जीतेगी। आपने कौन सी सीट दी सर? देखिए कन्नौज और मैनपुरी पे तो सब मान रहे हैं कि मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज। मुरादाबाद, संभल,
मुरादाबाद हाँ, बीजेपी सर, जीतेगी। ये मुरादाबाद, संभल, रामपुर दिया है इन्होंने, इसके अलावा मुरादाबाद तीनों मुस्लिम सीटें। हाँ, मुरादाबाद भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। नहीं तो आपको और जो ज्यादा परिवार जहां जहां लड़ रहा है वहां कोई उम्मीद नहीं, बधाई आपने नहीं नहीं, दिया जैसे है। कौशाम्बी वाली सीट है, मैंने हाँ। आपको बोला उसके बाद कि जो ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बहुत आदित्य मार्जिन यादव कम भी था। हार रहे हैं सर, ठीक है? धर्मेंद्र यादव भी हार रहे जैसे हैं, दोनों कौशाम्बी लड़ रहे की हैं, सीट दो है, बच्चे लड़ रहे हैं। अगर आप अरविंद यादव और आदित्य दोनों हार रहे हैं। मछली एक शहर आजमगढ़ की से लड़ सीट रहे हैं है, जो, वो भी हार रहे हैं। 121 जो 181 से जीती गई थी सिर्फ पिछली बार, ठीक है? तो चलिए। चंदौली जैसी सीट है, फिर भी मतलब सर्वस्वी शॉर्ट जैसी शॉर्ट सीट 5 है। सीट आप सब कह रहे हैं, 5। मैंने आपको कहा कि 65 से 70 सीटें मेरे अनुमान से बीजेपी जीतेगी। मुझे आप सपा की शॉर्ट शॉट बता रहे हो, जो ये 5 आपने शॉर्ट शॉट बताई, मैंने आपको 6 सीटें बताई। 6 सीटें शॉर्ट शॉट आपने बता दी, ठीक है। ये कह रहे हैं 2 सीट मैक्सिमम, उनका भी ये मानना है 5 सीटें, ठीक है। ऑलराइट सर, चलिए मैं 6 कर देता हूँ सपा की सीट, फिर भी ये लीजिए, सपा की 6 हमने लिख दी।